नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत के जरिए ऑक्सीजन पूरे विपक्ष में डाल दिया है। बेंगलुरु में आज के शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्षी एकता की गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई। राहुल प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई, लेकिन उत्तर भारत के बड़े नेता की गैर मौजूदगी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस गैर मौजूदगी को लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आखिर इनकी गैर हाजिरी क्या कह रही है। सवाल यह है कि क्या 24 के रण तक विपक्ष एकजुट हो पाएगा। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी जी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां स्टूडियो में आ गए हैं, केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद, राज्यसभा सीनियर लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के, और धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी के यहां पर स्टूडियो में है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या 2024 के लिए कांग्रेस कर्नाटक से एक नए नैरेटिव की शुरुआत कर पाएगी। आखिर क्यों नहीं बुलाया अरविंद केजरीवाल को और केसीआर को, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये दोनों तस्वीरें मई की हैं। दोनों में विपक्षी एकता का दम भरा जा रहा है। पहली तस्वीर मई 18 की है, जिसमें विपक्षी एक साथ नजर आ रहे हैं। इसमें अखिलेश और ममता भी हैं। और दूसरी तस्वीर आज बेंगलुरु की है, इसमें भी विपक्ष के तमाम नेता हैं। दोनों मौकों का एक ही मकसद, बीजेपी को शिकस्त देना। 19 में ये काम नहीं हो पाया, विपक्ष पस्त हो गया। लेकिन अब एक बार फिर 24 के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण के मौके को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष को एक साथ लाने के मौके में तब्दील करने की कोशिश की। कई दिग्गज विपक्ष नेता आज बेंगलुरु में थे। शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, जयंत चौधरी, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के अपने तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह सुक्खू और भूपेश बघेल भी दिखे। बात विपक्ष की करें तो कमी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की रह गई। यानी बेंगलुरु के शपथ ग्रहण का मौका पूरी तरह विपक्षी एकता की सुनहरी तस्वीर नहीं दिखा पाया। 2019 में भले ही विपक्ष जैसा दबदबा नहीं दिख पाया, लेकिन अब एक बार फिर विपक्षी एकता का राग आलापा जाने लगा है। बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए प्रयास चल ही रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक विपक्षी एकता की बातें कह चुके हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष एकता की बात तो कर रहा है, लेकिन इसकी राह में कई अड़चन हैं। किसी एक चेहरे पर एक राय अभी नहीं है। कई नेताओं की पीएम की कुर्सी पर नजर। विपक्ष में कई नेता बेहद महत्वाकांक्षी हैं। अब तक कोई ठोस कोशिश नहीं हुई है। कांग्रेस को लेकर कई दलों में हिचक है। अब देखना यह है कि विपक्षी एकता की ये तस्वीर कितने वोट 24 के रण में बटोर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चलिए शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, क्या ये तस्वीर जो कर्नाटक में आज क्रांति रेवा स्टेडियम में भव्य आयोजन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का किया, और वहां पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर एमके स्टालिन थे, नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, शरद पवार थे, फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा। अब जो उत्तर भारत के नेता नहीं पहुंचे, उसको लेकर क्या आप विपक्षी एकजुटता पर एक तरफा बयान दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोशिश एक पहले शुरुआत हो गई है, आपको संभलना चाहिए? देखिए, जो कर्नाटक में आज दृश्य रहा, शपथ ग्रहण हुआ है। हाँ। अनेक प्रकार के वायदों और कमिटमेंट के साथ कांग्रेस की सरकार आई
और पिछले एक हफ्ते में हमने अनेक प्रकार की उनकी मीटिंगों का दौर और उनके अंदर की एक प्रतिस्पर्धा देखी जो शायद वायदे पूरे करने के लिए हो रही होगी। परंतु ये जो दृश्य आज शपथ ग्रहण के दिन दिखाए पहली बार तो है नहीं, इससे बड़ा दृश्य 2018 में दिखा था। 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार ने शपथ लिया था तो इससे कहीं बड़ा मेगा शो हुआ था और उसके बाद यह कहा गया था कि सारा विपक्ष एकजुट होगा और बेंगलुरु में ही यह दिखा था। और बेंगलुरु तो एयर स्पेस इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी एक जहाज जो टेक ऑफ किया था फिर वो कभी लैंड ही नहीं किया, वो पता ही नहीं चला कि वो रडार से कहां गुम हो गया बाहर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, मैं आपके शो में कांग्रेस को तो फायदा हुआ ना सुधांशु जी कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने तो अपना झंडा गाड़ लिया ना कर्नाटक में 24 के पहले, कांग्रेस को तो फायदा हुआ ही है। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैंने उसी बिंदु पे आ रहा हूं। तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा से लेके कर्नाटक की विजय तक बहुत साफ था कि कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे रही थी ना राहुल गांधी जी को। उनको विपक्ष में अपनी खोती हुई प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि एक नहीं आधा दर्जन विपक्ष के नेताओं के मन में मंसूबे पलने लगे थे कि अब विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस की जगह वो संभाल लें, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, केसीआर जी हो, शरद पवार जी हो, वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस इसके माध्यम से कम विपक्ष में अपनी खोती हुई अप्रासंगिकता को दोबारा प्रासंगिक बनाने में सफल हुई है और जो वो सारे नेता थे उनके मंसूबों पे पानी फिरता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि आज का जो शो है इसका विपक्ष के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए होने वाली जद्दोजहद से अधिक सरोकार है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार से इसका कम सरोकार। ठीक है, केसी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई जैसे ही उन्होंने नीतीश बाबू का नाम सुना, लेकिन आज तो त्यागी जी दिन है अजय जी का, तो डॉक्टर साहब से जरा पहले बात कर लेते हैं जीत की बधाई के साथ साथ। लेकिन ये याद रखिए कि विपक्षी एकता वो भी 1 मई थी, ये भी 1 मई है, तब अखिलेश और मायावती भी उसी मंच पर मौजूद थे। आज उत्तर भारत के कौन से दिग्गज, देखिए बिहार में तो आपका गठबंधन ही है नीतीश बाबू के साथ, अब वो भी नहीं आते तो फिर आपकी लाज कैसे रहती। तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार आए, प्रियंका चतुर्वेदी आई, लेकिन उद्धव आदित्य ठाकरे नहीं आए, ये क्या कहता है? अंजना जी, पहले तो आपको आभार, धन्यवाद, शुभकामना देने के लिए, और पैनल में बैठे सभी साथियों को इंक्लूडिंग सुधांशु जी को भी, उनको भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए कर्नाटक में, जिसका नतीजा कांग्रेस को मिला है। प्रासंगिकता की बात उन्होंने की है और मैं मानता हूं कि सच बात है, आपने ठीक कहा। प्रासंगिकता तो है कि हिमाचल में भी आपको हारना पड़ा, और प्रासंगिकता है कर्नाटक में भाजपा को ही हारना पड़ा, कोई सहयोगी दल वहां हमारे साथ नहीं चुनाव लड़ रहा था और ना उनके क्षेत्र पर हमने प्रयास किया। दमखम पर बीजेपी को दोनों राज्यों में हमने दिखाया है। जहां तक बात करने आए हैं आज हम जी, जहां तक बात आपने अभी प्रश्न जो किया कि कौन बड़ा व्यक्ति कौन छोटा व्यक्ति, मुझे लगता है कर्नाटक की जनता जिस तरह का निर्णय दी है, ये जनता के मुद्दों पर निर्णय था। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई आय की असमानता, भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बड़ा उन्होंने तथाकथित कहा, मैं कहता हूं आप कहते रहिए और इसी भ्रम में रहिए। हम तथाकथित वाले को इस देश से बाहर करेंगे 2024 में, यदि यही मानसिकता होगी तो मैं मानता हूं कि हम नहीं पालिए। देखा है जनता ने, देखिए ये एक शुभकामना। क्यों नहीं आए ममता जी, क्यों नहीं आए अखिलेश जी, उद्धव जी या आदित्य जी, और दोनों ने प्रतिनिधि अपना भेजा है, ये भी बताते चले। लेकिन आपको प्रियंका जी की पार्टी के नेता से क्या प्रॉब्लम? देखिए अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं बुलाया? देखिए यूपीए के जो भी घटक दल नहीं दिया आपने मैडम, जो यूपीए के घटक दल हैं वो तकरीबन सभी लोग थे, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक के जो लोग साथ एक लाइक माइंडेड लोग हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, आप भी जानती हैं आने वाले समय में बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनने हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में वो हमारे साथ हों और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। थोड़ा ना वहां आने से आपकी दिल्ली की कुर्सी इधर-उधर हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुतों को न्योता दी थी, हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुतों को न्योता दी थी, कई लोगों ने हमें शुभकामना संदेश भेजा था। तो आज भी वो आए हैं और अरविंद जी लाइक माइंडेड नहीं है? नहीं, लाइक माइंडेड हैं, लेकिन उनको उन्होंने, अखिलेश जी ने तो अपना प्रतिनिधि भेजा है और ममता जी ने भी भेजा है। निश्चित तौर पे उद्धव जी, प्रियंका जी आज थी वहां, प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं मानता हूं वहां तो शरद पवार जी हैं, तो उसका अपना एक मीनिंग है। लेकिन एक जस्ट सेकंड लास्ट में करता हूं, केसी त्यागी जी सीनियर नेता हैं, वो जानते हैं कि कैसे
विपक्ष को एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। वैचारिक कार्यक्रम हमारा जो है वो तैयार है, वैकल्पिक रणनीति तैयार है। आने वाले समय में इन सभी दलों को आप सीट छोड़ेंगे यूपी में? नहीं, यूपी के लिए सिर्फ आप यूपी सीट छोड़ेंगे बंगाल में ममता दी के लिए? यूपी और बंगाल की बात नहीं। हाँ। यदि हमको त्याग करना पड़े और देश का संविधान बचे, देश की संप्रभुता की रक्षा हो, देश में जो ये संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है उसकी बचत हो और जनता के मुद्दों पर बात हो, तो हम उस पर भी तो हम ये खबर चला दें कि डॉक्टर अजय कुमार जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के लिए सीटें छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते भाजपा को हराने के लिए दिल बड़ा करके सभी लोग आए एक साथ। हाँ, 80 सीटें छोड़ देंगे, आप नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने नहीं कहा, सीट छोड़ देंगे, सहमति बनेगी और कुछ सीट तो छोड़ते ही। लेकिन त्यागी जी, ये तो एक सच्चाई है कि 1-on-1 अगर बीजेपी से होगा तभी एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि विपक्ष बीजेपी को परास्त कर सके। ये नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं कि एक विपक्षी कैंडिडेट हो और सामने सीधा बीजेपी का उम्मीदवार हो। अंजना जी, जब हम एनडीए से बाहर आए थे उस समय यूपीए में भी और देश में भी निराशा थी बीजेपी के बढ़े हुए स्वरूप को देख करके, और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रक्रिया विपक्षी दलों के इकट्ठा होने की शुरू की। हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी और अब कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने मित्र पार्टी पराजित हुई है। लेकिन इतने भर से भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाएगी 2024 में, ऐसा करके हम नहीं मानते। हम विपक्ष की संपूर्ण एकता के पक्षधर हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। इससे पहले हम और सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी 77 में भी और 89 में भी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ये प्रयोग कर चुकी है और सफल हो चुकी है। और इसमें सबको अपने अपने झूठे अहम, सच्चे नहीं झूठे अहम झुटलाने पड़ते हैं। कोई भी एक पार्टी वर्तमान भाजपा से, ये कोई 2004 की या अजय जी 2009 की पार्टी नहीं है, ये 2014, 19 और 24 की पार्टी है। इसने राजनीति के नैरेटिव भी चेंज किए हैं, अपने आप को धन से, बल से, बूथ से, सब तरीके से अपने आप को मजबूत बनाया है। लिहाजा हम सब लोग इकट्ठे होंगे और मैं केजरीवाल जी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं मानता। यही पार्टी है जिसने दिल्ली जैसी जगहों पर, जहां बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, मैं 67 से केदारनाथ पानी के समय से देख रहा हूं। जब पहले त्यागी जी, बेंगलुरु में बुलाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को भी और बीआरएस को भी। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के, देखिए ये तो आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए, लेकिन नीतीश कुमार जी को बुलाना होगा तो उस लिस्ट में केजरीवाल जी भी होंगे, उस लिस्ट में ममता जी सबसे ऊपर होंगी, उस लिस्ट में अखिलेश यादव जी होंगे। और हमको तो ना तो उड़ीसा के नेतृत्व से कोई परहेज है, ना केसीआर से कोई परहेज है। चूंकि विपक्षी एकता अगर करनी है, सशक्त भाजपा को अगर पराजित करना है, हाँ। तो इसमें हम अपनी पसंद से तय नहीं कर सकते। और यूं भी जो बंगलोर की मीटिंग है, अंजना जी आप एक गलत काम कर रही हैं। ये विपक्ष की एकता की बैठक नहीं थी, ये सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह था। और जब विपक्षी एकता की बैठक होगी, हम आपको आपकी मातृभूमि में ले चलेंगे पटना में, वहाँ सारे चेहरे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वही न्यूट्रल ग्राउंड भी है जहां पे सारे मिलेंगे विपक्षी एकता की बैठक में, और जरूर आएंगे उसको कवर करने के लिए। लेकिन आपके पास प्रियंका जी आते हुए क्या लगता है आपको, अगर ये सिर्फ न्योता था, अगर ये वाकई सिर्फ सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह था, तो इस शक्ति प्रदर्शन में एक न्योता आप लोगों को भी जाना चाहिए था? क्या लगता है विपक्षी शक्ति प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल को बाहर क्यों रखा गया कांग्रेस की तरफ से? अंजना जी, एक तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि हमारा अलायंस 140 करोड़ इंडियंस के साथ है। ये हमें बहुत खुशी की बात है कि भाजपा कर्नाटक में हार गई, ये हमें बहुत खुशी है इस बात की, कोई दो राहें नहीं। पर यह भी खुशी की बात है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी को कॉपी करते हुए उनकी गारंटीज को अपनाया। 5 गारंटी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकली हुई हैं
और अब हमें उम्मीद है कि शायद वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, ना कि हिमाचल की तरह जहां उन्होंने हमारी 10 गारंटी चुराई और 6 महीना हो गया और एक भी इम्प्लीमेंट नहीं की। क्योंकि इसको लेकर भी 2 बयान आ चुके हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में कर देंगे, डीकेएस जी कह रहे हैं कि अभी चर्चा करेंगे, अभी देख सबके अकाउंट डिटेल इकट्ठा करेंगे। तो लोगों को धोखा ना दे कांग्रेस, और जो वादे किए हैं वो पूरे करे। ये हमारी पहली। तो कांग्रेस की जीत में भी आप लोग खुश हैं? नहीं, मेरी बात पूरी करनी थी। जहां तक आप इसको, जैसा केसी त्यागी सर ने कहा, ये विपक्षी एकता का मंच नहीं था, क्योंकि जितने लोग आए थे वो तो कोalition गवर्नमेंट ऑलरेडी कांग्रेस के साथ में है, और जो लोग नहीं आए थे वो ज्यादा हैं। केसीआर नहीं आए, नवीन पटनायक नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे, अखिलेश यादव नहीं थे, मायावती नहीं थी, बात न्योते पर है, जगन रेड्डी नहीं थे। हाँ। न्योते पर है तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि न्योता आने से पहले ही हमने ये भी क्लियर कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो न्योता आता भी तो भी हम नहीं जाते, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 40% की सरकार अगर भाजपा है तो 20% की कांग्रेस भी है। पर इन्होंने, क्योंकि हमारी बनी नहीं, आप पहले से आपको लग रहा है कि भ्रष्ट, ये हम नहीं कह रहे, ये एक ट्रेडर ने लिखा है, पॉलिटिक्स शुरू, ये एक ट्रेडर ने लिखा है। देखिए, इन्होंने हमारी कॉपी कर ली, बहुत अच्छी बात है। हमने राजनीति बदलने आए थे, हमने बदल दी। अब ये जनता के मुद्दों पे आ गई है दोनों पार्टीज, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनके रिजल्ट का आप देखेंगे तो उसमें बीजेपी का वोट शेयर 3.6% बड़ा है अर्बन एरियाज में, इनका सिर्फ 1% ही बड़ा है। अभी आपने जलंधर भी छीना है इनसे, जलंधर पंजाब छीना था। 60 इयर्स का रूल, यहाँ पर ज्यादा लड़ाई दिख रही है। बीजेपी तो बात की बात है, यहाँ पर ज्यादा लड़ाई दिख रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, हमें खुशी है कि इन्होंने हमें कॉपी किया, निभा ले। मुझे ऐसा मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ही गारंटी दे सकते हैं, बाकी लोग वादे करके मुकर जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, 10 सेकंड आप ले लीजिए। अभी मैडम ने स्पष्ट कर दिया कि यदि मैं न्योता दे भी रहा था तो ये तो पहले ही से आने को तैयार नहीं थी। इन्होंने मैसेज कर दिया। जहां तक कॉपी की बात है, हमने आपके कॉपी कर ली है, प्लीज आ जाइए। दिल्ली में क्या क्या किया उतना कॉपी में नहीं कर सकता। दिल्ली वाले जानते हैं शराब नीति में क्या क्या हुआ, मैं कॉपी नहीं करूंगा भाई। मैं ऐसे कैसे, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, घर घर ठेका नहीं खुलवा सकते। ये कॉपी आपने किया है, लेकिन ये भी सच है कि कर्नाटका में भी गए, देखिए कर्नाटका में भी गए थे। कॉपी यदि इनका मैंने किया तो इनको 0.07% भी वोट क्यों नहीं आया। हिमाचल भी गए थे, हिमाचल में क्यों नहीं वोट आया इनको। जनता तो ओरिजिनल को चाहती है ना, काम है। हम ओरिजिनल वाले कर रहे हैं अभी, हम बहुत मुश्किल काम है त्यागी जी, नीतीश बाबू का। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, अभी 2 मेहमान और हैं, उनसे इनसे एक प्रतिक्रिया थोड़ा लेने का। अभी जबकि हम लोग मानव जायसवाल के पास गए भी नहीं है टीएमसी के, तभी मुश्किलें पहाड़ सी दिख रही हैं। देखिए, यहीं पर मामला एकदम स्वेटर का पूरा खुलना शुरू हो गया है। जल्दी से धीरेन्द्र जी आपका कमेंट। ये जो विपक्षी एकता है, इनका कहना है कि हमारा एक कॉमन एजेंडा है, हमें बीजेपी को 24 में हर हाल में रोकना है। जो जहां ताकतवर है लड़ेगा, हम रास्ता निकालेंगे, और फिर 2004 बार बार याद दिलाते हैं। अंजना जी, ये संभव था। हमारे देखिए बड़े अनुभवी नेता बैठे हुए हैं, त्यागी साहब, आज इनके अनुभव का लाभ नीतीश बाबू नहीं ले रहे हैं, और विश्वसनीय चेहरा एक है ये विपक्ष में। ये विपक्ष के लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो खुद से निकल रहे हैं, और उनके साथ जो अगल बगल में लोग हैं उनकी विश्वसनीयता आज खोई हुई है, स्वयं की विश्वसनीयता खोई हुई है। वैसे में विपक्ष के नेता उन पर कैसे विश्वास करेंगे। खुद का चेहरा उनका जो है इतना बार अदला बदला कर चुके हैं कि मुझे तो डर लगता है कि अगर भाजपा को 10-20 सीट, एक हाइपोथेटिकल भी मैं मानता हूं कि अगर सीट घटे ना तो नीतीश बाबू देरी नहीं करेंगे और उनको बना देंगे। कांग्रेस आप कह रही है कि मेरा नकल कर रहा है, कांग्रेस कर रही है नकल, कांग्रेस वाले इनका नकल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों एक दूसरे का नकल कर रहे हैं, और कॉमन एजेंडा भ्रष्टाचार के मामले में तो नकल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस मानी जाती थी इसकी गंगोत्री, अब इन्होंने भी जमुना बहा दिया है। अब एक मैं बता रहा हूं कि सारे लोग तो सब वादा कर रहे हैं, कौन इससे बचा हुआ है? सारे लोग, अंजना जी एक मिनट, सारे लोग भ्रष्टाचार से बचने के लिए आज जहां भी हैंड्सअप कर रहे हो जाके, उससे कुछ होना नहीं। और मैं बड़े साफ तौर पे कहता हूं कि 100 भ्रष्ट मिलकर एक श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक छोटा सा, ठीक है, मानव जायसवाल जी, एक सेकंड में आ रही हूं। मानव जायसवाल जी, देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा, और ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में 209 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, लेकिन उनको अम्ब्रेला पार्टी बनने में दिक्कत ये आ रही है कि ममता जी कह रही है कि बंगाल में छोड़ दो, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कर्नाटक का साइड इफेक्ट है, अधीर रंजन जी वहां नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी यूपी में नहीं छोड़ेगी, तो फिर सहमति बनेगी कैसी 1-on-1 बीजेपी के साथ फाइट की? मानव जी।
पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, सबके साथ जितने भी हमारे सहपाठी बैठे हैं उनको भी नमन है। देखिए, ये जो लड़ाई है ये देश सिर्फ भाजपा की है। जैसे भाजपा बोलती है हम जो लड़ रहे हैं, हम भाजपा को हटाने के लिए, रोकने के लिए नहीं लड़ रहे, हम देशद्रोही ताकतों को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे संविधान का गला घोटने में, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को खत्म करने में, देश में हर तरीके से भिन्न भिन्न भागों में देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने भारी है ये कि इन्होंने जातिवाद, भाषा, प्रांतवाद, सब तरीके के पिटारे को खोल दिया है और देश भिन्न भिन्न भागों में बट गया। लेकिन हाँ, एक सूत्रधार है पूरे देश में, और वो सूत्रधार है कि इन्होंने किसी को भी नहीं ऐसा है जिसको डसा नहीं हो, इन्होंने सबको डसा है और सब आज पीड़ित है। हमारा 150 करोड़ की हमारी जो जनता है वो पीड़ित है, और जिस तरीके से जो मामबंदी हो रही है, जिस तरीके ये चक्रव्यूह रचाते थे लोगों को घेरने में, आज उसी चक्रव्यूह में भवंडर की तरह ये फंस गए और हर क्षेत्र से इनको लड़ाई जाएगी। और सुन लीजिए, जहां तक बंगाल की बात है, हमने ये नहीं बोला कि कांग्रेस यहाँ ना लड़े। दीदी ने तो स्पष्ट नहीं किया कि भाई कांग्रेस मत लड़े, बोले जहां जहां जो मजबूत है उनको आपको सपोर्ट करना होगा, और अगर ये देशद्रोही ताकतों को आपको रोकना है तो आपको थोड़ा बड़ा दिल और थोड़ा ज्यादा चतुराई से आपको इनको लड़ना होगा। और जहां तक बात है, जब मैं सुधांशु जी को सुनता हूँ, जब वो वादों की बातें करते हैं, वादा रहा तेरा वादा 15 लाख का जुमला हो गया। आज जापान में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, गांधी जी की मूर्ति को माला पहना रहे थे, वो देश के सारे पूरे देश अरे आपको, आपके लिए कांग्रेस पार्टी टिकट छोड़ेगी, सीट छोड़ेगी? 1-on-1 फाइट पर ये देखिए, बाकी मुद्दों पर अलग से बहस रोज करते हैं मानव जी। आज विपक्षी एकजुटता और 24 के नैरेटिव पर बात हो रही है, तो एक छोटा सा स्पष्ट संक्षिप्त जवाब दे दीजिए। क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको फ्री हैंड देगी पश्चिम बंगाल में? बड़ा सुंदर सा विश्लेषण है, रिजल्ट डिसाइड करता है 2021 का। उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में स्रोत उठा, वो तो एक ही नेत्री ने किया ना। ये जो धमाका आज पूरे देश में चल रहा है, वो तो विस्फोट तो बंगाल से ही हुआ। और ममता बनर्जी को आप जो समझ रही हैं, उन्होंने देश को एक नई दिशा दिखाई है, और कांग्रेस को जो ऊर्जा आज मिली है वो इसी नेत्री का ही दृढ़ संकल्प रहा कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ी 2 मई। क्या नारा देते थे, 200 पार होगा, दीदी गई, 2 मई दीदी गई, और नारा क्या गूंजा, 2 मई दीदी छा गई। ठीक है। और ये जो मोरिया मिशन भाग के मतलब पलटूरा हो गए। तो अब आपको एहसास हो रहा है त्यागी जी, आपका काम कितना मुश्किल है। 13 बंगाल की सीटें जोड़ लीजिए, 7 दिल्ली की जोड़ लीजिए, 42 बंगाल की, यहीं पर मामला आपका पहुंच गया। 62 सीटें जहां पर सब कुछ खुला हुआ है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुधांशु जी, लेकिन सिर्फ इस देखिए 2004 को बार बार क्यों कोट किया जाता है कि जब लोगों में फील गुड और ये सब को लेकर एक गुस्सा होता है और उस वजह से लोग वोट करने जाते हैं, निकलते हैं, तो फिर कौन कहां पे ये सब नहीं ध्यान रखते हैं? सुधांशु जी, देखिए, अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपना श्रेय देने की कोशिश की कि कांग्रेस ने उनकी नकल की। तृणमूल कांग्रेस के मानव जी ने यह कहा कि एक ही नेत्री थी जिसने कि आगे आकर सबसे ज्यादा ये किया। मतलब यहां मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं है अंजना जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। 2004 एक अलग स्थिति थी, कितना अंतर था, 8 सीटों का। 145 कांग्रेस जीती थी, 137 हम जीते थे। हमारा तमिलनाडु में गठबंधन और उत्तर प्रदेश में हम एकदम से कहा 1998 में 58 सीटें जीते थे और 10 सीटों पे आ गए थे, इसलिए वह एक अलग स्थिति थी। परंतु यहां पर यदि आप देखें तो जानते क्या फैक्टर है, जो आपने कहा ना कौन सा फैक्टर है जो सबको एक करेगा। अंजना जी, एक ही फैक्टर है, एम फैक्टर। एम फैक्टर क्या है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, अधिकांश क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे अब कर्नाटक में देखिए, जेडीएस क्या था, प्राइमरीली माना जाता है कि सुधांशु जी, सिर्फ एम फैक्टर की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस जीती है जी? सिर्फ एम फैक्टर की वजह से कांग्रेस कर्नाटक में जीती है? अरे भाई, मेरी पूरी बात तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पूरी बात तो होने दीजिए अंजना जी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए। अरे पूरी बात तो होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा जी, बोले। जेडीएस वोकलिंगा की पार्टी है, एक कास्ट और उसके बाद एम फैक्टर यानी मुस्लिम उन्होंने ले लिया था, कांग्रेस से छीन लिया था। वही उत्तर प्रदेश में एम वाई यादव, उन्होंने अपनी एक कास्ट ली, उसके बाद एम छीन लिया था कांग्रेस से। बिहार में लालू जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से, और ऐसे ही ममता जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से। सब तो कांग्रेस का हुआ करता था ना 25-30 साल पहले। परंतु अब डर इस बात का है कि अगर कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ी
तो ये एम फैक्टर गड़बड़ाने न लगे, क्योंकि ये सारे दलों के साथ समस्या क्या है कि इन्होंने एक एक समुदाय को पकड़ रखा है। एक समुदाय पे आपकी सरकार क्या सीटें भी ढंग से नहीं निकल सकती हैं जब तक एक और समुदाय न जुड़े, और दूसरा समुदाय यानी एम फैक्टर जैसे ही गड़बड़ाने लगेगा तो इनको भारी खतरा होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस यहां न लड़े। अब मानव जी से पूछिए, चलिए जो जहां मजबूत है, ममता जी ने कहा है अधीर रंजन चौधरी जी चुनाव जीत के आए हैं, सीट छोड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी जी के लिए, वहां तो वो मजबूत है ना, तमाम विरोध के बावजूद वो जीत के आए, मगर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा एम फैक्टर क्या है? मनी, यानी टारगेट है एम को, मुस्लिम को बनाना है, फिर कुछ हजार रुपए की सहूलियत जनता को देनी है, फिर है एम फैक्टर मुफ्त, यानी कुछ हजार की सहूलियत देनी, फिर कुछ हजार करोड़ अंदर करने। क्योंकि इसमें अगर आप देख लें तो ईमानदारी से कह दूं कि जदयू को छोड़कर बाकी कोई ऐसा दल नहीं है, और उड़ीसा में बीजेडी पे जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सबको एम फैक्टर का डर लग रहा है, और इसीलिए इनमें एकता होने की संभावना कम है, क्योंकि वो एम एक दूसरे से दोनों ने छीना है। मौका पाते ही उनको लगता पता नहीं कब कौन कहां चला जाए, और शायद वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे गीता में कहा जाता है, जो कल तुम किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। जैसे ये एम फैक्टर 80 के दशक में कांग्रेस का था, 90 के नीतीश बाबू अपने कांधे पर पूरा बोझ मुलायम सिंह का हो गया, पूरा बोझ लिए हुए हैं। जेडीएस के साथ था, सिद्धारमैया जी भी तो जेडीएस में थे, विपक्ष को एकजुट करने का। एसआर बोम्बई जी भी तो जेडीएस में थे, जनता दल से इधर आ गया। और सिद्धारमैया, मुख्य मुद्दा है ये जो सूत्र खोजा है सुधांशु जी ने, उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। एक लाइन अगर अनुमति हो तो और कह दूं, केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने एक बात बोली थी, तो एक अनुमति हो तो एक सेंटेंस और कह दूं। बोले। केसी त्यागी जी ने 77 का याद दिलाया था। त्यागी जी, आप तो हम लोग से बहुत वरिष्ठ और राजनीति को बहुत देखे हुए हैं। जब 77 में उसी अहम भाव, आपने कहा ना छोड़, अहम भाव के कारण ही तो टूटी थी सरकार, और जब वो गठबंधन टूटा था, सबसे बड़े घटक जनसंघ के रूप में हम थे, तब अटल जी ने जो कविता की लाइन लिखी थी वो आज आपके डिबेट में सामने दिख गई। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, तो बाद में लिखी, पहले लिखा था गीत नहीं गाता हूं। क्योंकि जब जनता पार्टी गठबंधन टूटा तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो आज आप डिबेट में आप देखिए, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। देखिए तिलिस्म आपकी ही डिबेट में टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है त्यागी जी, जवाब दीजिए। क्योंकि नीतीश बाबू ने अपने कांधे पर यह बोझ लिया है कि विपक्ष को एकजुट करना है। बता रहे हैं पटना में इतनी बड़ी बैठक भी विपक्षी नेताओं की कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो एम फैक्टर की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो पीएफआई जो कि पहले से बैंड है, उसका नाम लेने के साथ साथ बजरंग दल को ऐड किया गया था। अब सवाल यह है कि सिद्धारमैया बन रहे हैं सीएम। आप देखिए, अहिंदा नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, जिसमें दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों को वो एकजुट करने में कामयाब हुए। ये एक बड़ा फैक्टर तो रहता ही है विपक्षी तरफ, जो गैर भाजपाई पार्टी हैं उनके लिए। मैं सुधांशु जी की जो परिभाषा है क्षेत्रीय दलों के बारे में भी और राष्ट्रीय दलों के बारे में भी, उसको एक सिरे से खारिज करता हूं। पूरे देश में इसी उद्घोष को लेकर के जाते हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री ने 75 वर्षों में बजरंग बली के नाम पर वोट मांगी हो। मैं जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूं। एक उदाहरण बता दें, कभी उन्होंने एक बार भी कहा हो बजरंग बली के नाम पर वोट दो, हनुमान के नाम पर वोट दो, फला के नाम पर वोट दो? तो एक तो इस राजनीति से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कर्नाटक की जनता ने इनको ये बताया। नंबर 1। नंबर 2, ममता दीदी के बगैर कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती। जो अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य है वो जल्दबाजी में दिया गया वक्तव्य है। और ये जो आपका मंच अंजना जी, ये भी कोई विपक्षी एकता के सवालों को खोलने का मंच नहीं है। माफी चाहता हूं आपसे। अब जो ममता बनर्जी जी का बयान है कि एक के खिलाफ एक हो, इसका मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी इसको मानी है। हम चले कहां से थे? तीसरे मोर्चे से, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। आज वो सारे बंधन टूट रहे हैं अंजना जी। इसमें बगैर ममता जी के, बगैर अखिलेश यादव के, बगैर केजरीवाल जी के कोई भी एकता अधूरी है। और इनको बीजेपी से मिला हुआ मानने वाले की नियत पर भी मैं शक करना चाहता हूं। अगर ममता बनर्जी बीजेपी के लिए है, अगर अखिलेश यादव है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ कौन है?
नंबर 3, हम आपस में बैठेंगे। मैं आपसे फिर कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे एक और मित्र साथी ने भी कहा, ये कोई मंच विपक्षी एकता के लिए नहीं था। यूपीए प्लस के जो साथी हैं वो इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे और बड़ी बैठक के लिए ममता जी ने खुद नीतीश जी को कहा है पटना में करेंगे, उसमें केजरीवाल जी भी होंगे, उसमें ममता दीदी सबसे ऊपर होंगी, उसमें अखिलेश यादव जी होंगे। क्या कह रहे हैं आप उपाध्याय जी के सामने? यहीं पर बिगुल बजा देंगे वो। एक सेकंड रुक जाइए, एक बार सुधांशु जी उनको काउंटर करना चाह रहे थे, पता नहीं, लेकिन त्यागी जी उस बैठक में आप लोग क्या नया फूंक देंगे कान में बाकी नेताओं के कि वो सब मान जाएंगे एक साथ होने के? अभी तो दूर की कौड़ी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता के सामने सब बात हो रही, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया, और मैंने गिन के रख दिया आपके सामने 62 सीटें तो यहीं से एस्टैब्लिश होती हैं। लेकिन जल्दी से सुधांशु जी एक काउंटर कीजिए, उसके बाद में बारी बारी आ रही। उन्होंने पूछा कि और पहले कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसे भगवान के नाम पर वोट मांगा हो? हाँ, त्यागी जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। त्यागी जी, बिल्कुल सच है, बजरंगबली का नाम नहीं लिया किसी प्रधानमंत्री ने, मुस्लिम का नाम लिया। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी, गई शाही इमाम के पास दिल्ली के जामा मस्जिद के, सर झुकाया, शाही इमाम ने फतवा जारी किया कि मुस्लिमों के लिए वोट करें। और 89 में वीपी सिंह गए, आप तो थे उस समय साथ में, वीपी सिंह ने जाके सिजदा किया, फतवा जारी हुआ कि वोट करें। उसके बाद शाही इमाम ने सोनिया जी के पक्ष में भी फतवा जारी किया, और फिर मनमोहन सिंह ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, नेहरू जी के जमाने से गिना देता हूं, नेहरू जी के जमाने में किसी मुस्लिम ने नहीं कहा आज पार्टीशन के बाद हमें अलग चाहिए। नेहरू जी ने कहा मैं मदरसा खुलवा दूंगा, इंदिरा जी ने कहा मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवा दूंगी, राजीव जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज करवा दूंगा। उसके बाद जब मनमोहन सिंह आए, उन्होंने कहा पहला राइट दे दूंगा। बिल्कुल सही कहा, बजरंगबली का नहीं सुना, मगर अब एक अंतर हो रहा है। आपने कभी कांग्रेस कार्यालय में, अंजना जी अभी कर्नाटक चुनाव के बाद आपने देखा बजरंगबली की फोटो गदा लेके कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे थे। मैं त्यागी जी से विनम्रता से पूछता हूं, कभी कांग्रेस या किसी और दल के कार्यालय में ये होता हुआ हो तो दिखाइए, दिखा दीजिएगा। और वो बात मैं बार बार बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। ममता जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी देवी स्तुति करने लगी, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे, अखिलेश जी को सपने में भगवान दिखने लगे, डीके शिव कुमार ने कहा 200 मंदिर बनवाऊंगा हनुमान जी के। ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ था। कह रहे हैं सब साइड इफेक्ट है बीजेपी का। त्यागी सुधांशु जी, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता आपको, मैं उस मंच पे बैठ चुका हूं। रामलीला मैदान में जब जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, एक तरफ शाही इमाम बैठे हुए थे और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अर्थ आप निकालें, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने शुरू किया था कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के लिए आप शेख अब्दुल्ला साहब की जेल को मानते हैं कि वहां उनकी हत्या हुई थी, उनके ग्रैंडसन को आपने अपने मंत्रिमंडल में रखा। नंबर 3, पीडीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होगा, इंडियन पैसा भी नहीं चलेगा, उसके साथ भी आपने मिलकर के वहां पे सरकार बनाई है। आपने 1977 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले वहां से बोला है, रामलीला मैदान से। नंबर 3, एंड अब ऑल, सरकार बनाने के लिए जिन तीनों पर आज आप वोट मांगते हो, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, आपने तीनों उतार करके खुंटी पर टांग दिए थे। आपको राज चाहिए था, ये सवाल नहीं चाहिए थे। इन सवालों पर तो लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बजाय आप धार्मिक ध्रुवीकरण के वो सारे मुद्दे उठाते हो। और जब हम आपके साथ थे, आपको हमने ऐसा करने से रोका था, हमें इस बात पर फक्र है। कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता ने आपको रिजेक्ट इन्हीं मुद्दों पर किया है, क्योंकि आप धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, बजरंग दल को बजरंगबली जी के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। अब वो चुनाव हो गया है, आगे बढ़ते हुए एक सवाल आपसे मैं अजय जी पूछ रही हूँ, सुनिए ना, एक प्रश्न सुनिए ना, प्रश्न तो सुनिए। मैं ममता बनर्जी का ना पक्ष ले रही हूं ना किसी और का, अखिलेश यादव का, लेकिन जो त्यागी जी बोले हैं, त्यागी जी ने कहा कि उसमें सबसे ऊपर ममता बनर्जी होंगी। उनका कद, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 200 से ज्यादा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी, अच्छा हम समर्थन करेंगे, लेकिन आप हमें यहां कीजिए। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी कहती है कांग्रेस यहां यूपी में ऐठल है,
ये घमंड क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा उन राज्यों में जहां आपकी जमीन लगभग खत्म हो चुकी है और जहां पर आप मजबूत है? ये लोग खुल के कह रहे हैं कि समर्थन करने को तैयार है। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं और वो जानते हैं ममता जी अखिलेश जी से उनके संबंध भी व्यक्तिगत हैं। ये सच्चाई को इनको स्वीकारना होगा कि कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कोहिमा से कच्छ तक। तो कांग्रेस पार्टी को केंद्र में रखे बिना कोई भी गठबंधन आप करते हैं वो गठबंधन जो है जनता के हित में भी नहीं है और भाजपा को हराना इसके बिना सच्चाई है मानव जी, ये एक सच्चाई है मानव जी, स्वीकारते हैं। और जहां जिसको ज्यादा और कम की बात है वो आएगी बात। कांग्रेस को लेकर क्या बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है आम आदमी पार्टी में या आप लोग ओपन है? क्योंकि ये सच्चाई है कि 19 में 209 सीटों पर नंबर 2 पर थी कांग्रेस। किसी ने कहा है कि एक हफ्ता भी बहुत लंबे समय होता है पॉलिटिक्स में। तो अभी 10 महीने पड़े हैं, एक मीटिंग हो गई है, बट ये कहने भी मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है कि कांग्रेस भी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारे कांग्रेस ही हैं जो वॉशिंग मशीन भाजपा में धुलने गए हैं। तो ये कहने में भी मुझे कोई डाउट नहीं। जब त्यागी जी पटना में बुलाएंगे तो फिर वहां पे भी ऐसे ही बात कीजिएगा। ये तो डेमोक्रेसी का एक अच्छा चलन दोबारा शुरू हुआ है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ मन की बात करके जा रहे थे, कम से कम अब एक डायलॉग तो शुरू हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है, तो देखते हैं ये कैसे इवॉल्व करता है। ठीक है, बातचीत और कोशिश हो रही है। धीरेन्द्र जी, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उससे कहीं ना कहीं तो जब पानी निकलेगा तो बहेगा ही, कहीं रास्ता बनाएगा। अंजना जी, बात हो रही है या कोशिश हो रही है, ये अभी हम एकाही होने में जब इतनी परेशानी लोगों को है तो देश को ये क्या देंगे, क्या मजबूती देंगे? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि अभी तो एक ही होने में कि कौन नेता होगा, कौन उसका नेतृत्व करेंगे, इसी में अभी मंथन चल रहा है और एक एक करके सिर्फ विष ही निकल रहा है। उसमें अमृत किसको मिलेगा? लड़ाई इसकी हो रही है। यहाँ पे देखिए, सभी लोगों का प्रयास हो रहा है कि किसी तरह से देश में प्रधानमंत्री बना दे दूसरा किसी व्यक्ति को। देश आज इतना कमजोर है क्या कि उनको खिचड़ी सरकार चाहिए? ऐसे स्थिति में कांग्रेस को आज ही भी देखिए कि कोई दूत भेज रहे हैं, दूत का भूत भी अभी नहीं उतरा है। सपा अलग दूत भेज रही है, ममता दीदी अलग दूत भेज रहे हैं, शिवसेना से भी कोई दूत जा रहा है। तो नेता तो लोग जा ही नहीं रहे हैं उनके मंच पे। हाँ। इसके बावजूद अगर ये लोग चाह रहे हैं कि प्रयास हो जाए कि प्रधानमंत्री बन जाए, उनके पास कौन कैसे कौन नेतृत्व करेंगे, क्या उनकी नीति होगी? देश आज इतना कमजोर स्थिति में है क्या? और देश के लोग इनके गठबंधन को बनाने के प्रयास को समझ रहे हैं। ये सब होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धीरेन्द्र जी चुनाव के समय आएंगे और कहेंगे देखिएगा जस्ट पलटेंगे ही। चुनाव के समय आते आते देखिएगा ये भी हम लोग के साथ हो जाएंगे। नहीं, ये आपके वाला नहीं है कि मलाई खाने के लिए कहीं भी चले गए। सुधांशु जी, आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि कई नदियां हैं, अलग अलग तरह से आएंगी, एक साथ करेंगी। अगर धार तेज हो गई तो फिर मुश्किल होगी 24। पहले एक पंक्ति बता देता हूं कि जो कहा गया गरीबों के लिए गरीब और अमीर की बात होगी, मान्यवर वो जमाने गए। अब देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी हो गई। गरीबों की राजनीति करने वाले नेता आज इस देश के सबसे अमीर नेता है। गरीब गुरबा की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी का परिवार गरीब बिहार का सबसे अमीर परिवार है। मजदूर और किसान की बात करने वाले मुलायम सिंह जी के परिवार के पास उत्तर प्रदेश में दौलत बेशुमार है। दलित और द्रविड़ की बात करने वाले डीएमके के पास पैसे का अंबार है। और जिनके 15 एसी शीला दीक्षित जी के घर में देखकर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए रूह कांप जाती थी, उस अरविंद केजरीवाल जी के घर में 45 करोड़ रुपए की बहार है। इसलिए अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी तरफ आने वाली धार है तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, बहुत छोटा सा कमेंट, छोटा सा, टाइम खत्म हो रहा है, छोटा सा। कैसे लाऊं भर के मैं जमुना? एलजी सर को वो 10 लाख का सूट पहनकर वो उनको जो प्रोटोकॉल के तहत अरविंद जी को राजनिवास अलॉट हुआ था, उन्होंने मना कर दिया था और एलजी को दे दिया गया था। उनके साथ घर शेयर कर लेंगे। सुधांशु जी ऐसा कर दीजिए आप, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। सुधांशु जी, और सुधांशु जी के पास गए हैं तो एक और है 17% कम्युनिटी जो थी लिंगायत कम्युनिटी, वो भी नाराज हुई है एम फैक्टर के अलावा कर्नाटक में। आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए था कि 45 करोड़ नहीं लगा, ये झूठा नहीं लगा, ये भी झूठा आरोप है सर, ये भी झूठा आरोप है सर। 15 एसी लगे 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मेरी रूह कांप जाती है कि जब 40% को बैन कर दिया यूएस में, वो झूठ बोला था, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। कमरे में 15 एसी कैसे हैं? और सुनिए, सर आपने देखा 15 कमरों में झूठा प्रचार करती है भाजपा। जैसे भाजपा ने झूठ बोला कि हिंडनबर्ग यूएस में बैन हो गया, वैसे ही आप ये झूठ प्रचार करते हैं।
सबको सर खोल मैं दीजिए आपको अंदर, कह रही आओ हूँ भाई एलजी देखो, वाला ये घर सब हमें झूठ दे है। दीजिए, प्रोटोकॉल के बोलना तहत चाहिए सीएम को वो मिलना था, एलजी ने जो ले लिया वो घर हमें दे दीजिए। अब उसका भी रेनोवेशन होगा तो नहीं, पता वो नहीं तो फिर कौन सा कितने वो अभी रुपए उन्होंने लग कराया जाएंगे। रेनोवेशन 15 थोड़ी अब करोड़ जो का। जिसका वो रेनोवेशन करा लिया होगा उसी में उन्होंने। रहिए। लेकिन यक्ष प्रश्न, एक सेकंड जल्दी से यक्ष प्रश्न, अब बताइए दोनों में से सही कौन बोल रहा है? इस सुधांशु जी सही बोल रहे हैं या प्रियंका जी सही बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए ना, वो बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस तरह ये लोग दिल्ली की जनता को धोखा देने का लगातार प्रयास अब कर रहे बताइए। हैं। और तो फिर भी सबको त्यागी पता जी को यकीन है कि नहीं, पटना में त्यागी सबको जी- समझा त्यागी जी के मुद्दे अलग हैं। देखिए, यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। सुनिए अंजना जी आम आदमी 2024 की बात है ना। 3% महंगाई है इंडिया में, पूरी इंडिया में 7% मिनिमम वक्त है। हमें इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन विपक्षी एकता पर बहस अभी होती रहेगी 24 तक। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।